नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय SL बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की प्रथम यूनिट। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन कर्व है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 19वीं सदी से पूर्व की जो फिजिक्स है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ। और 19वीं सदी के एंड आते आते कुछ नेचुरल इवेंट्स हुए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट। ये जो फिनोमेना थे, इन फिनोमेना की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स से नहीं हो सकी, तो हमें एक नवीन भौतिकी की आवश्यकता पड़ी। उस भौतिकी का ही क्या नाम है आपके, क्वांटम फिजिक्स। तो ये बेसिकली क्वांटम पे आधारित हैं आपकी। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि ब्लैक बॉडी क्या चीज़ है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज़ है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु मान लें आप, या कोई पिंड मान लें, कोई भी पिंड है, इस प्रकार का कोई पिंड है। ये पिंड हाई टेम्परेचर अगर हो, ये कोई भी पिंड है, ये हाई टेम्परेचर अगर है, तो ये ऑल तरंग दैर्ध्य यानी ऑल वेवलेंथ, ऑल लैम्डा के विकिरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और ऑल का ही क्या करता है, अवशोषण करता है। ऑल वेवलेंथ को क्या करता है, अब्जॉर्ब भी करता है। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो सभी वेवलेंथ के विकिरणों का अगर उत्सर्जन कर रहा है, तो उस प्रकार की बॉडी को क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी कहा जाता है। ध्यान रखें, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु आपकी ब्लैक ही हो। बिना ब्लैक के ही बॉडी आपकी क्या हो सकती है, ब्लैक बॉडी भी हो सकती है। तो अगर आप आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करें, तो आइडियल ब्लैक बॉडी हमारे नेचर में नहीं है। फिर भी आप अगर सूर्य को माने, तो सूर्य से हर प्रकार की वेवलेंथ का उत्सर्जन होता है, तो सन को आप लाइक ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली भी विन व फेरी ने भी ब्लैक बॉडी बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में जो छोटा प्रश्न आता है वो ये होता है कि कर्षणिका किसे कहते हैं। तो कर्षणिका वह पिंड जो अपने पर आपतित सभी वेवलेंथ को क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले, यानी अवशोषण कर ले, तथा उच्च ताप पर उन सब वेवलेंथ का क्या कर दे, त्याग कर दे, को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब आइडियल ब्लैक बॉडी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है आइडियल ब्लैक बॉडी की। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, इसका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो ऑल वेवलेंथ के लिए क्या होता है, 1 होता है। यानी सभी तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण गुणांक जो होता है वो 1 होता है। ओके, अब देखिए, जो आइडियल ब्लैक बॉडी है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है। आइडियल ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, सतत होता है, यानी कंटिन्यूस होता है। अब कोई भी कोटर है, यहाँ पे एक कोटर का उदाहरण दिया गया है। कोई भी प्रकृति में कोई भी क्या है, ब्लैक बॉडी नहीं है, फिर भी सूर्य को एक कोटर, व एक कोटर को क्या माना जा सकता है, आइडियल ब्लैक बॉडी के रूप में कल्पना की जा सकती है। यहाँ पे एक कोटर लिया है, इस कोटर में क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही सूक्ष्म छिद्र, और यहाँ पर आप रिफ्लेक्टेड एक प्लेट लगा सकते हैं, ट्रायंगल शेप में या वी शेप में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इस कोटर के अंदर जो भी वेवलेंथ आएगा उसको ये कोटर क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ, तो ये विकिरण बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी ये यहाँ पे अवशोषित होगा इस कोटर के अंदर। ये जो कोटर है, इस कोटर में किसी भी टाइप का विकिरण आएगा, वो विकिरण क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, किसी भी वेवलेंथ का हो। तो इस कोटर को भी क्या मान सकते हैं आप, आइडियल ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। ओके, तो अब इसका स्पेक्ट्रमी जो कर्व है, स्पेक्ट्रमी जो वक्र है वो किस प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रल जो वक्र है ये लूमर व प्रिग्सहाइम ने दिया है। लूमर व किसने दिया है, प्रिग्सहाइम ने ये वक्र दिया है आपका। ल्यूमर व प्रिग्सहाइम ने ये खींचा है वक्र। इसने स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता
स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता और किसके बीच में ये वक्र दिया गया है, लैम्डा यानी वेवलेंथ के बीच में ये वक्र खींचा गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं सेट करता हूँ इसको। हाँ, ये वेवलेंथ आपकी इस एक्स पे तो वेवलेंथ और इस एक्स पे आपके स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, ठीक है। और ये आपका करा, इसमें अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ। अब देखिए लैम्डा में क्या है, ये टेम्परेचर पे भी है, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो देखिए ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे है, लगभग 20 केल्विन के आसपास अगर देखें तो ये आपका वक्र इस प्रकार का प्राप्त हुआ, स्पेक्ट्रमी वक्र। यानी जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता थी वो अलग अलग वेवलेंथ पे क्या थी, अलग अलग थी, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। और प्रत्येक वेवलेंथ का यहाँ पे उत्सर्जन हुआ है, प्रत्येक वेवलेंथ, यानी वक्र आपका क्या है, सतत है, जो आपके इसकी प्रॉपर्टी में भी आपने बताया। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये आपका 1500 केल्विन, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ा, सततता रहेगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी की ये विशेषता है कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन वक्र होगा वो क्या होगा, सतत होगा। परंतु जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है उसमें टेम्परेचर की बढ़ोतरी होने पे क्या हुई है, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, और टेम्परेचर बढ़ाया गया और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। परंतु जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता आई, जो ई मैक्सिमम की अगर बात करें, ई मैक्सिमम जो ये आप कहेंगे कि ई मैक्सिमम की अगर बात करें आप, तो ई मैक्सिमम में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। परंतु संगत जो वेवलेंथ है वो मिनिमम की ओर अग्रसर हो रहा है, देखो कम होता जा रहा है। तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है वो लैम्डा के क्या है, लैम्डा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ कुल उत्सर्जन क्षमता में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार का वक्र प्राप्त हुआ। अब इस वक्र को जब खींचा गया प्रैक्टिकली, तो उसकी विवेचना उन्होंने की कि भी किस प्रकार की इस वक्र की विशेषताएं थी। तो देखिए ये मैंने आपको मोटा मोटी रूप से तो बता दी, फिर भी दोबारा देखिए। देखिए क्या विशेषता है, ऑल वेवलेंथ, आपने देखा कि वक्र आपका क्या था, इस प्रकार का था। तो ऑल वेवलेंथ थे आपके ई लैम्डा, तो सभी प्रकार की विकिरणों का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, यानी सभी लैम्डाज आपके मौजूद हैं, टोटल लैम्डा आपके क्या है, मौजूद हैं। तो अर्थात कंटिन्यूस वक्र है। किस प्रकार का वक्र है, कंटिन्यूस वक्र है। ओके, अब देखिए अगर टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं तो लैम्डा के संगत ई लैम्डा का मान भी बढ़ता है, लैम्डा प्रत्येक लैम्डा के संगत। अब ये बात समझने वाली है, यहाँ पे मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये लैम्डा आपका और ये ई लैम्डा स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन वक्र, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रत्येक वेवलेंथ के संग, ये T1 कहें और ये T2 कहें, तो T2 ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे T1 है। तो प्रत्येक वेवलेंथ के संगत, यानी इस वेवलेंथ के संगत आपकी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ये है, तो इसी लैम्डा के संगत स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता यहाँ पे क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ पे ई लैम्डा 1 जो है वो ग्रेटर देन ई लैम्डा क्या है, सॉरी लैम्डा 1, E1 लैम्डा कहेंगे मैं, सॉरी यहाँ पे E2 लैम्डा कहूँगा। तो सेम लैम्डा के संगत ई लैम्डा का मान क्या है, अधिक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, यानी प्रत्येक वेवलेंथ के, यानी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के संगत जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है उसका मान, उसके मान में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ओके, अब देखिए प्रत्येक कोई भी टेम्परेचर लें, तीसरी इसकी विशेषता देखें, दो विशेषता मैंने आपको बताई, तीसरी विशेषता देखें, कोई भी टेम्परेचर लें ई लैम्डा का मान यानी स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटता है ई लैम्डा। तो देखिए एक की संगत दोबारा देखिए, लैम्डा और ई लैम्डा है, ये तीसरी जो बात है, पहले बढ़ेगा किसी भी टेम्परेचर के संगत और फिर वापस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले बढ़ेगा और एक निश्चित मान पे अधिकतम होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए अधिकतम उत्सर्जन क्षमता,
उच्च ताप पर कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है। देखिए अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, दो वक्र खींच रहा हूँ यहाँ पे, तो ई लैम्डा और ये आपका लैम्डा, और यहाँ पे किसी भी टेम्परेचर के संगत ये वक्र आया आपके, और इससे अगर टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया तो ये वक्र आपका इस प्रकार से, यानी T2 ग्रेटर देन क्या है T1। तो यहाँ पे ई लैम्डा 1 ये है और ये लैम्डा क्या है आपका 2 है। ओके, और इसके संगत मैक्सिमम है उत्सर्जन क्षमता, तो मैक्स 1 कर दें और इसको क्या कर दें मैक्स 2 कर दें। ओके, और इसके संगत ई लैम्डा का मान ये और इसके संगत ई लैम्डा का मान ये, ई लैम्डा मैक्सिमम और ई लैम्डा 2 मैक्सिमम, ई लैम्डा 2 मैक्सिमम। ओके, अब देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, जैसे ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, वैसे अधिकतम उत्सर्जन क्षमता का मान में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के मान में भी बढ़ोतरी, परंतु वेवलेंथ किसकी ओर विस्थापित हो गया, कम की ओर विस्थापित होगी। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो लैम्डा होता है वो लैम्डा किस मान की ओर अग्रसर होता है, कम मान की ओर अग्रसर होता है। यानी लैम्डा और टेम्परेचर में, यानी लैम्डा मैक्सिमम, संपूर्ण लैम्डा नहीं, केवल लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर के संगत जो रिलेशन है वो एंटी प्रोपोर्शनल है, यानी प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी उल्टा रिलेशन है। अगर उल्टा रिलेशन है तो लैम्डा जो मैक्सिमम है, लैम्डा जो मैक्सिमम है वो रेसिप्रोकल ऑफ टी, यानी लैम्डा 1 प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो अगर लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू क्या आ गया बी, और अगर ये लैम्डा एम टी का मल्टीपल है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और उस कांस्टेंट का क्या नाम दिया मैंने बी। ये आपका विन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये विन का क्या है डिस्प्लेसमेंट लॉ है, यानी विन का विस्थापन नियम। अब ये विन का विस्थापन नियम है और बी यहाँ पे विन कांस्टेंट है जिसका मान 2.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और अगर मात्रक देखेंगे तो लैम्डा एम का मीटर और टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, ओके, तो मीटर केल्विन, तो ये इसका बी का जो इकाई है ये हमेशा फिक्स रहेगी। ये विन का आपके नियम है जो पढ़ा। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता देखिए, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता जो आपके पास आई, ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है, ई लैम्डा और यहाँ पर आपके पास लैम्डा और ये जो मान है ये, एंड सेकंड जो टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर के सम, यहाँ पे ये जो ई लैम्डा मैक्सिमम है, यानी अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, ध्यान रहे अधिकतम जो उत्सर्जन क्षमता है वो ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। ताप के कौन सी घात के समानुपाती है, पंचम घात के समानुपाती है, 5th घात के। अब देखिए यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, तो इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी, क्या होती जाएगी, बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जाएगी, यानी जो ई लैम्डा मैक्सिमम है वो पंचम घात के क्या है समानुपाती है। अब कुल उत्सर्जन क्षमता की बात आती है। अब कुल उत्सर्जन क्षमता देखिए कैसे निकाली जाती है। कुल उत्सर्जन क्षमता यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के संगत ई लैम्डा एंड लैम्डा, किसी पर्टिकुलर के संगत ये आपने निकाले। अगर इस कर्व की बात करें तो ये जो क्षेत्रफल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ई लैम्डा डी लैम्डा इसके संपूर्ण क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वक्र 0 से कहाँ तक रहेगा, लैम्डा का मान इन्फिनिटी, क्योंकि प्रत्येक मान के संगत वेवलेंथ का प्रत्येक मान के संगत स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी। अगर मिलेगी तो ये टोटल एमिशन पावर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एमिशन पावर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो टोटल एमिशन पावर है वो टेम्परेचर की 4th घात के प्रोपोर्शनल होती है। किस घात के प्रोपोर्शनल होती है, 4th घात के प्रोपोर्शनल होती है। इसको बोलते हैं स्टीफन लॉ। क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन लॉ, जो कि हम आगे इसकी पूर्ण विवेचना भी करेंगे। जब आप प्लांक से वितरण वक्र की आप विवेचना करेंगे तो आप यहाँ पर इस नियम का निगमन भी करेंगे। ये आपके एग्जाम में आता भी है कि स्टीफन लॉ का निगमन कीजिए। और कुल उत्सर्जन क्षमता है या जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, ये सब जो विन का नियम है, ये टोटल नियम आप क्या करेंगे, इनका प्रूफ भी आप प्लांक की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो टोटल नियमों का प्रूफ भी देंगे। अब देखिए मोटा मोटी जो बात हमने पढ़ी आज,
जो ब्लैक बॉडी क्या है और ब्लैक बॉडी की क्या आपकी विशेषताएं हैं तथा इसका स्पेक्ट्रमी वक्र है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रमी वक्र की किस प्रकार की विशेषताएं। जो प्रश्न आता है ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रमी जो वक्र है वो क्या है, या जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या जो आपकी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का, या रेडिएशन किस प्रकार से होता है ब्लैक बॉडी का। तो ये लूमर वेपरिंग ने दिया है जो वक्र, ये प्रायोगिक जो वक्र है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें और इसकी जो विशेष मुख्य बातें हैं वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये लैम्डा और ये स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, और लैम्डा में जो कर्व है वो कर्व आपका इस प्रकार से जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये इस पास आता जाएगा। अब विशेषताएं दोबारा देखिए, ये T1 और टेम्परेचर के आंकड़े अगर याद नहीं रहते हैं, T1, T2, T3 एंड T4, और T4 है वो T3 से बड़ा है, T3 है वो T2 से बड़ा है, और T2 बड़ा है T1 से, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहली विशेषता जो कर्व है वो कंटिन्यूस है, यानी प्रत्येक लैम्डा के संगत स्पेक्ट्रल लाइन हमें प्राप्त हुई है, इस वक्र से स्पष्ट दिख रहा है। यानी 0 से इन्फिनिटी भले ही वो कम मात्रा में प्राप्त हो रही है परंतु हो जरूर रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेंगी, सीधी सी स्वाभाविक बात। अर्थात यहाँ पे जो पीक आता है, जो पीक आ रहे हैं वो जो पीक हैं यानी उसके संगत जो स्पेक्ट्रल एमिशन पावर जो है वो टेम्परेचर के 5th घात के प्रोपोर्शनल है। और मैक्सिमम जैसे जैसे है तो लैम्डा का मान टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम स्पेक्ट्रल जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन मिली है जिस वेवलेंथ के संगत, वो टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है उसका मान कम की ओर अग्रसर हो रहा है। किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, कम की। इसका मतलब रिलेशन जो है टेम्परेचर और लैम्डा में वो प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी आपका रेसिप्रोकल है, आपका व्युत्क्रम है। अगर व्युत्क्रम है तो लैम्डा मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू 1/T और लैम्डा मैक्सिमम T इक्वल टू B, जिसे आप क्या कहते हैं, विन लॉ कहते हैं। और टोटल जो स्पेक्ट्रल आपकी एमिशन पावर है वो इस कर्व के किस से दी जाती है, क्षेत्रफल से दी जाती है। और वो आपका स्टीफन ये कहता है कि टेम्परेचर की पावर 4 के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे 3 तो नियम है बेसिकली, विन और पंचम घात और आपके टोटल स्पेक्ट्रम जो एमिशन है उससे संबंधित स्टीफन लॉ। तो ये तीनों नियम आपको ध्यान रखने। विन का नियम क्या कहता है, अब दोबारा से सुन लीजिए, भाषा के रूप में क्या लिखेंगे। विन का विस्थापन नियम क्या है कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत यानी मैक्सिमम एमिशन पावर के रिस्पेक्ट में जो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्ध्य ताप बढ़ाने पर कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। अर्थात लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे विन का विस्थापन नियम कहते हैं। विस्थापन नियम क्यों कहते हैं, कि विस्थापित हो रहा है लैम्डा और किस मान की ओर, कम मान की ओर। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसके अलावा जो स्टीफन नियम है ये कहता है कि कुल जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान है वो ताप के 4th घात के 4th पावर के आपके क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे स्टीफन। और एक नियम है कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है वो टेम्परेचर के 5th घात के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है वो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो स्पेक्ट्रली उत्सर्जन वक्र है, इसकी जो थ्योरेटिकल जो व्याख्या है वो किस प्रकार से की गई, जो सिद्धांत दिए गए, क्लासिकल जो 2 सिद्धांत है, रिलेजेंस और विन का जो नियम है वो आपको पढ़ाया जाएगा। विन का नियम ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है,
न रिलीजन्स का नियम इतना इंपॉर्टेंट है, परंतु वो फेल क्यों हुए और फिर जो शुरुआत हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की, उस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है। इसका दोनों मैं आपको करवाऊंगा और किस बातों पे बेस्ड हैं वो दोनों नियम, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही कि ब्लैक बॉडी क्या है, इसका कर्व किस प्रकार का है, ब्लैक बॉडी का जो वक्र है वो किस प्रकार का है, टेम्परेचर के संगत किस प्रकार का बिहेवियर है, लैम्डा के संगत किस प्रकार का बिहेवियर है और किस प्रकार के रूल्स हैं, वो मैंने आपको आज बताए। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।